नमस्कार, मैं अजय और बात आज एक ऐसे अधिकारी से जिन्होंने ज़िले की पूरी जनता की उसकी हालात की देख रेख का ब्यौरा सरकार तक पहुंचाया हो और उस ज़िले की मांग को पूरा किया हो कमिश्नर की पोस्ट पर बैठकर, जिसको बोले डीसी साहब, आईएएस साहब। तो मेरा सौभाग्य है कि गोयल साहब के दर्शन हुए और दो बातें आज इन्हीं से कर लेता हूँ, सरकार की भी, प्रशासन की भी और कहीं ना कहीं किसानों की भी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? मैं पकड़ लूँगा सर, आप छोड़ दीजिए प्लीज़। कैसे सर, कैसे हैं? इनायत आपके बढ़िया है, थैंक यू। सर जो आज किसान कर रहे, सर क्या लगता है कि किसान कितना सही कर रहे, कितना गलत कर रहे? एज ए अधिकारी रहे हैं आप तो। किसान का तो बहुत शोषण हो रहा है व्यवस्था में और किसान इस ठगी को समझ चुका है, तो इसलिए गतिरोध की, प्रतिरोध की आवाज़ को उठा रहे हैं किसान। और किसान अब ठगी में आने वाला नहीं है, धोखे में रहने वाला नहीं है और अपने हकूक़ के लिए एक जायज़ लड़ाई लड़ रहा है। देखिए सर, आप अधिकारी रहे हैं तो आपने बारीकी से देखा होगा कि जो इनका हक है, इनकी बातें हैं, वो दबाता कौन है? अधिकारी के रूप में बताइए थोड़ा खुल के बताइए। मैंने देखा है 33 साल के करीब से ज़्यादा वक्फा में, 33-34 साल के बीच में मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ। पहले स्टेट सिविल सर्विस में था, फिर आईएएस में रहा 17 साल मोटे तौर पर दोनों सेवाओं में मैंने रहा हूँ। तो मैंने बारीकी से व्यवस्था की कारगुजारी देखी है, किस तरह से व्यवस्था काम करती है। तो इसमें एक सिस्टेमिक बायस है किसान के खिलाफ, मतलब किसानी और एक घाटे का सौदा होती जा रही है साल दर साल। जो इनपुट्स हैं उन, और जो खाद है, बीज है, दूसरी चीज़ें हैं, जो लेबर है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल है, लेकिन सर और इनपुट उसकी जो किसान को जो क्रॉप है, उसकी जो अन्न जो पैदा करता है, अन्नदाता उसको कहते हैं, उसका वाजिब दाम नहीं मिलता फसल का। लेकिन सर किसान हैं, मजदूर हैं, हर प्रकार के धरने भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं और आप लोगों तक ज्ञापन के रूप में भी आए होंगे। तो सर क्या उनके ज्ञापनों की कोई अहमियत देखी भी जाती है प्रशासन के थ्रू या आगे पहुँचाया जाता है? क्योंकि डीसी रहे हैं तो आपने बहुत लोगों के ज्ञापन लिए होंगे, बहुत संस्थाओं के ज्ञापन लिए होंगे। तो क्या लगता है कि जो ज्ञापन देके जाते हैं सार्थक रूप काम होता भी ज्ञापनों पर, या फिर एक वो भी एक छाप ही है? अमूमन ये देखा गया कि सरकार में खाना पूरी ज़्यादा होती है। अच्छा जी। वो कागज़ के टुकड़े की तरह उसको ट्रीट करते हैं ज्ञापन को, और वो जो एक डाकखाने की तरह काम करती है व्यवस्था के ऊपर कागज़ सरका दिए, नीचे सरका दिए, वहाँ मार्क कर दिए, यहाँ कर दिए। अपनी जवाबदेही से बचता हुआ हर आदमी व्यवस्था में जो कल पुर्जा है वो कोई ठीक ढंग से उसका निपटान नहीं करता समस्याओं का। तो समस्या जस की तस रहती हैं और सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। सर जो आज एज एक डीसी के नाते बात की जाए आपसे, तो क्या जो आज सरकारें प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोगों को बढ़ावा दे रही, प्राइवेटाइजेशन तरफ ज़्यादा उद्योग लेके आ रही, सर क्या लगता है कि सरकारी नौकरियों का क्या होगा भविष्य की? गर्व की बात है तो क्या रहेगा नौकरियों का और क्या प्राइवेट की रूपरेखा बनेगी देश में एज ए अधिकारी के रूप में? मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे रेलवेज़ हैं जी, या एजुकेशन है, हेल्थ है जी, तो इसमें तो सरकार की भागीदारी रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारा जो काफ़ी जनता जनार्दन जो है गरीबी की रेखा के नीचे हैं, करोड़ों लोग जो है ऐसे हैं जो अपनी जेब से खर्चा नहीं दे पाते। तो सरकार को उनको मदद करनी पड़ती है, एक मददगार, एक हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, उनको सहारा देना पड़ता है सरकार को। तो वो रोल कौन करेगा? जब एकाधिकार हो जाएगा प्राइवेट क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, तो वो तो उनको, वो जो तबके हैं वंचित हैं, जो हाशिए पर गए हुए लोग हैं, वो तो बिल्कुल और हाशिए पर चले जाएंगे। तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। एकाधिकार से बस सेवाएं हैं, आपकी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो शिक्षा है, परिवहन है, जो रेलवे का यातायात है, जो मैंने बताया था, तो इन क्षेत्रों में तो सरकार की भागीदारी रहनी चाहिए। देखिए सर, भागीदारी कहाँ होगी जब प्राइवेट की तरफ मोड़ दिया गया। देखिए सर, जो आज सत्ता के नीचे काम करते हैं अधिकारी, सर वो भी अपनी कलम की ताकत नहीं दिखा पाते, कारण क्या मानते हैं? देखिए, ये तो मतलब नीति तो वही बनाते हैं जो रहनुमा है सरकार के, तो अधिकारियों का काम उसको लागू करना होता है। फिर सर क्या फ़ायदा क्या जब एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे पर राज करे? हाँ, तुलसीदास ने वो रामायण में कहा था कि जो मंत्री हैं या वो जो वैद्य हैं
या वो जो सरकार के सलाहकार हैं वो भय की आस से अगर सच बोलना छोड़ दें तो उसका राज का विनाश होना तय है। सर, तो ये बात- अब ये बात इसी मोड़ पर आ गई है हमारी व्यवस्था में कि अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के वश या किसी और लालच के वश या डर से या अपने प्रमोशन के लालच से निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर सच्चाई का आईना दिखाना छोड़ दिया है जो रहनुमा है सरकार के उनको। तो सर आप पीछे आ जाएंगे सर, फिर लोकतंत्र सर कहाँ रहेगा देश का? क्योंकि सर लोकतंत्र के ऊपर तो ये देश खड़ा हुआ आपके, क्योंकि आप प्लीज बताएं, थोड़ा खुल के बताएं, पब्लिक जानना चाहती है, आपको सुनना चाहेगी, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं जिससे आपने आम पब्लिक का दर्द समझा भी होगा। तो क्या रहेगा सर, लोकतंत्र कहाँ दिखेगा सर? अब जो है बहुत ही दबी हुई आवाज़ से बात कर रहे हैं अधिकारीगण, लेकिन जो थोड़े बहुत प्रतिरोध के सुर हैं, एक आध फाइल में कोई टांग अड़ा देता है अधिकारी, कोई अशोक खेम का पैदा हो जाते हैं व्यवस्था में, उनसे भी सरकार इतनी नाराज़ है कि वो कह रहे हैं कि जो हम तो सीधी भर्ती करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी सीधे ही, स्पॉइल सिस्टम जो बोलते हैं कि जो सरकार होगी वो मनमर्जी के अधिकारी रख लेगी, अगली सरकार आएगी अपनी मर्जी के रख लेगी। तो एक स्पॉइल सिस्टम इसको बोलते हैं कि बंदर बांट की तरह बड़े बड़े पदों पर कोई आईएएस से या एचसीएस से इस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं होगी। डिप्टी डायरेक्टर और अपने जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर ये फैसला किया है सरकार ने, काफ़ी भर्ती हो भी गई है और आगे भी इसका मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी चल रही है। तो सरकार तो इसको, जो सिविल सर्विसेज थी पहले उनको सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था जी, व्यवस्था का एक को मजबूत उसमें रखती हैं, ये अपनी जगह बरकरार रखती हैं, लेकिन ये तो मोम का बनाने पर तुले हुए हैं। तो सर मान सकते हैं कि अधिकारियों के रूप में जो आज कार्य किया जा रहा वो ठंडे बस्ते में है आम आदमी के लिए? अधिकारियों द्वारा जो काम किया जाता है, देख रेख की जाती है, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं जिस तरह से, मतलब वो। लेकिन सर ये चाल कौन से चाल चल रहे हैं फिर अधिकारी भाई? इस चाल को क्या नाम दें? कछुआ चाल नाम दें? खरगोश? लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उनको अच्छरण हो रहा है, धीरे धीरे उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और गतिरोध और प्रतिरोध के सुरों से को सहन नहीं किया जा रहा सिस्टम में। पहले जो है असहमति होती थी, मान लीजिए मंत्री के लेवल पर या और सीनियर लेवल से, तो वो सुन तो लेते थे, बर्दाश्त भी करते थे और उसको दरकिनार कर देते थे या उसको ओवर रूल कर देते थे। वो शक्ति है उनमें कि आप उसको नहीं मानिए, उससे असहमति व्यक्त कर दीजिए और उसको खारिज कर दीजिए, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते। अब ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे आती जा रही है। तो सर क्या होगा देश का? सर क्या होगा? ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इस तरह की अगर ये ट्रेंड है, ये खतरनाक है। तो सर आवाज़ कौन उठाएगा सर? लॉन्ग रन में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा व्यवस्था को, और मेरा ये विश्वास है कि धीरे धीरे जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर से भी जो आवाज़ है वो भी उसके खिलाफ खड़ी होंगी। इस तरह की सर सत्ता को बात करनी चाहिए रोजगार पर, वो राम मंदिर की बात करता है, अदालत में सत्ता की बात करता है सर, तो क्या लगता है सर सत्ता की मंशा रोजगार देने की है या फिर राम मंदिर बनवाने की है? देखिए, जो रोज़गार की बात है और जो उसकी बात है नौकरी देने की, रोज़गार की, जो आम आदमी की जो दुख तकलीफ़ की बात है, ये तो मूल मुद्दे हैं, ये तो रहेंगे। अच्छा ये रहेंगे, कोई तो ये जो भावनात्मक बातें हैं मंदिर की और या दूसरी तीसरी बातें हैं, ये तो आर्जी तौर पर हैं, ये जुमले हैं। हाँ, ये मतलब वोट के टाइम में जुमले, टेम्परेरी है ये, मतलब ये अस्थाई है, क्षणिक है। और परमानेंट जो बात है, शाश्वत मुद्दे वही हैं जो सदा सत्य रहेंगे, ध्रुव तारे की तरह अटल रहेंगे। भूख का, रोजगारी का, जो आम आदमी की जो रोजी रोटी का सवाल है, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं व्यवस्था से, वो तो केंद्र बिंदु में रहेंगे आम आदमी के, और धीरे धीरे उन मुद्दों से भटके हुए आदमी भी उन पर वापस आएंगे। जनता जनार्दन लगता कि आएंगे। तो सर जो आज जो अधिकारी डरे हुए, भयभीत अपने आप को देख रहे, पोस्ट पर बैठे हुए, कुर्सी बैठे हुए, तो सर उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? उनको संविधान की प्रस्तावना है, उसमें छोटा सा तो एक पैरा, उसके ऊपर ही रहना चाहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, और उसमें जो प्रस्तावना में जो वैल्यू सिस्टम है, जो मूल्य हैं,
उनके ऊपर कायम रहना चाहिए और संविधान में जो दी हुई व्यवस्था है उसको अपहोल्ड करना चाहिए। तो सर आज इसके अंदर भ्रष्टाचार कितना देखें और संविधान ही उनके लिए गीता और बाइबल होना चाहिए हमारे सर, अधिकारी। क्या लगता है कि आज आपके जो भ्रष्टाचार के ऊपर अधिकारी कितना जोर दे रहे और संविधान के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं आपकी नज़र से, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं? देखिए मैं मतलब इस पर तो यही टिप्पणी कर सकता हूँ कि संविधान पर ही रखना चाहिए उनको ज़्यादा फोकस, तो उससे धीरे धीरे भटक रहे हैं जो बड़ा अफसोसजनक है। यानी दूसरी दिशा पकड़ने लग चुके अधिकारी, तो नहीं वो वापस तो आना ही पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो व्यवस्था में इतना क्षरण हो जाएगा धीरे धीरे और चल नहीं पाएगी, निज़ाम चल नहीं पाएगा। निज़ाम चल तो सर इसका आकलन की बात की जाए तो सर ये देश अब कितना पीछे जा चुका जो आज सत्ता के देख रेख से बात देखी जाए तो, क्योंकि जीडीपी भी डाउन है, अर्थव्यवस्था भी डाउन है, हर महकमे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा। तो सर इस महामारी मंदी का कितना असर पड़ेगा आम आदमी के ऊपर आने वाले वक्त में? अगले 5-7 सालों में इसका भयंकर असर पड़ेगा। अच्छा जी। और इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, देश में बदहाली बढ़ेगी और आर्थिक जो असमानता है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, गरीब और अमीर तबकों के बीच में, वो खाई का विभाजन, खाई और भी चौड़ी होगी। जो विभाजन है समाज में गरीब अमीर का वो और भी गहरा होता जाएगा। तो सत्ता बचेगी, लोग नहीं बचेंगे। नहीं, फिर मतलब उसका विरोध भी तो शुरू हो जाएगा। देखिए आप सारे किसान आज सड़क पर हैं, तो दूसरे मुद्दों जो जिन बैंक्स को बंद किया जा रहा है उनके कर्मचारी सड़क पर आ रहे हैं, दूसरे जो प्रतिष्ठान जिनको बंद करने की सरकार योजनाएं ला रही है, वो पेट्रोल डीजल के जो धरने वाले हैं, पीटीआई धरने वाले हैं, किसान धरने वाले हैं, डीजल पेट्रोल वाले हैं, बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहे हो, जहाँ जहाँ जिसके मतलब नस दबाई है सरकार ने, तो सब सड़क पर होंगे। गतिरोध प्रतिरोध के सुर बढ़ते जाएंगे, एक जन आंदोलन व्यापक बन सकता है। चलो हमने बात की, सर आपका भी पूरा परिचय दे दीजिए। कुमार गोयल जी से, काडर से रिटायर्ड वो हूँ जी, थैंक यू सर। तो सुरेश कुमार गोयल जी से बात की और जो आईएएस अधिकारी रहे हैं अपनी पोस्ट पे और बाकायदा अपनी ईमानदारी से ड्यूटी भी दी जहाँ पे उनकी पोस्टिंग रही। तो इन्होंने बड़े खुल के बताया कि किसान आंदोलन का माहौल क्या है, अधिकारी आजकल की नीतियों में, सरकार की नीतियों में क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे नेता अधिकारियों से। लेकिन लगता कि देश भय की ज़िंदगी जीने को मजबूर देखा जा सकता है, क्योंकि अधिकारी भी नहीं बोल पाते, कोई विपक्ष नेता भी नहीं बोल पाता और किसान तो बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि किसान की तो 3 महीने से बात बोल रहा तो उसकी तो सुनी नहीं जा रही। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।